हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स जो कि पूर्वालोकन सीरीज के हैं और जो स्पेशली तैयार किए गए हैं आरओ और यूपी पीसीएस 2024 को ध्यान में रख के। पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे कि केवल एकमात्र चैनल है ग्लैंस एकेडमी, जिसके द्वारा घटना चक्र की जो पूरी पूरी मोटी मोटी बुकें होती हैं उनको शॉर्ट नोट्स में कंपाइल किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से उसके लेक्चर को चलाया जा रहा है। हालांकि कल लेक्चर नहीं आ पाया दोस्तों, 1 से 2 दिन का गैप हो गया, क्योंकि इसके पीछे टारगेट ये था कि जो बचे हुए नोट्स हैं जिसकी आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हो कि सर उसको भी परचेस करना है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था। हालांकि उसको कल संडे तक ही लाना था लेकिन नहीं आ पाया और आज ट्यूसडे है दोस्तों, और आज रात के 12 बजे तक पूरी श्योरिटी है कि हम लोग इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। निशु मैम भी लगातार काम कर रही है, हमारी टीम भी काम कर रही है कि ताकि कम समय में हम लोग खत्म करते हैं इसे और जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दें। तो कल बुधवार को इसकी एक अनाउंसमेंट आ जाएगी और आप जो है कि इसको परचेस भी कर सकते हो। और जो छात्र या जो एस्पिरेंट आज पहली बार हमारी क्लास पे जुड़ रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज की शॉर्ट नोट्स की स्टडी करते हैं, जिसमें सभी चैप्टर्स को शामिल किया जाता है, सभी प्रश्नों को और सभी व्याख्याओं को, एक्सप्लेनेशन को शामिल किया जाता है। साथ ही उसकी आप रेगुलर क्लासेस भी देख सकते हो जो कि आपके शॉर्ट नोट्स के साथ बेहतर आपकी तैयारी कराएंगे। और इसके लिए आप लोग अगर शॉर्ट नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, वहां पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर इंक्वायरी ले सकते हो। पीडीएफ का कैसे पेमेंट होगा, कितना प्राइस है, हालांकि बर्गर से भी कम प्राइस को रखा है मैंने, और इसमें जो है कि कितने तरीके की पीडीएफ है, सारे सब्जेक्ट की हमने बना रखी है घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज की। और जो 3 सब्जेक्ट बचे थे वो भी आज जो है कि कंप्लीट हो जाएंगे, कल वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अगर पीडीएफ परचेस कर लेते हो और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर हमारी क्लास के साथ अगर आप रेगुलर देखते हो तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको 95% से अधिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी, कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी घटना चक्र पूरी की पूरी इतनी ही बुक में समाहित कर दी गई है। सोचिए 2500 पेज की घटना चक्र होती है, सबको मिला दिया जाए, और हम लोगों की टीम ने मुश्किल से 300 पेज में कवर कर दिया। बहुत ही हार्डवर्क किया गया, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ईमानदारी से काम किया गया, ऑनेस्टली से काम किया गया है। तो बस आज और आपको तैयार कर दिया जाएगा और फिर आपको रेगुलर 3 से 4 सब्जेक्ट की क्लास मिलती रहेंगी। समय के अभाव में जो है कि हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे और ड्यूरेशन भी हम लोग क्लासेस की अब 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे तक की करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका कम समय में रिवीजन हो सके। और अगर आप लोग घटना चक्र की बुक की पीडीएफ पर पूरी क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा रखा है, वहां पर भी अलग अलग सब्जेक्ट की सारी क्लासेस करा रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हो या फिर आप शॉर्ट नोट से भी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। और लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने कवर किया था अपना, याद होगा आपको, कि किस तरीके से संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया आर्टिकल 108 में, और इसको आहूत यानी कि कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। जब किसी विधेयक के बीच में गतिरोध होता है राज्यसभा और लोकसभा, एक्सेप्शनल के रूप में क्या रहेगा, यानी एक्सेप्शन इट मीन्स कि एक तो संविधान संशोधन पे संयुक्त बैठक नहीं होती, दूसरा धन विधेयक, संविधान संशोधन के साथ जो धन विधेयक है 110 में, इस पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। नॉर्मल जो विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, उस पर संयुक्त बैठक होती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करेगा 118 आर्टिकल के तहत लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष भी उसकी अध्यक्षता कर सकता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां तक टॉपिक को कंप्लीट किया था। अब आज पढ़ते हैं उसके आगे। और जो लोग ये पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, अगर उससे पहले वो डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको पिन कमेंट सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। डेमो पीडीएफ आप देख सकते हैं, 4-5 सब्जेक्ट की वहां पे डेमो है, लेकिन सभी सब्जेक्ट के हम लोगों ने तैयार कर दिए हैं और आप उसको देख के एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद आप चाहे तो पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं यहां से पेप्सू की बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही चल रहा था दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित। तो पेप्सू जो कि पंजाब, ईस्टर्न पंजाब जो था पटियाला वाला, तो विनियोग विधेयक पर 1954 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था, अर्थात सहमति ही रोक लेना। यानी इन्होंने इस पर सहमति ही नहीं दी, इसको रोक लिया, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। वहीं 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जिस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, क्योंकि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जो की थी 1984 में, उनकी जब हत्या कर दी गई तो उनके बेटे राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बनते हैं और ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात अनिश्चित काल के लिए लंबित रख दिया। मतलब उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं रखी कि मैं कब इस पे विचार करूंगा, बस उसको पॉकेट में अर्थात जेब में डाल दिया और भूल गए कि हाँ इस प्रकार का कोई विधेयक भी हमारे पास आया है। और इसे ही जेबी निषेधाधिकार भी कहा था। जेबी, जेबी का मतलब होता है जेब, ठीक है, पॉकेट, पॉकेट वीटो इसको हम कहते हैं। अब जरा एक और आता है वीटो से संबंधित इनकी पावर को लेके, राष्ट्रपति की जो पावर होती है उस पर बात करें तो जैसे कि
आर्टिकल नंबर 111 में वीटो की शक्ति दी जाती है और ये 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। एक तो होता है स्वीकृति देना, ये भी आपका वीटो शक्ति का ही पार्ट होता है। भाई अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है और वो बाद में एक एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो ये भी आर्टिकल 11 में है। और वहीं स्वीकृति रोक लेना, यानी कि वो कहता है कि मैं इस पर स्वीकृति अभी नहीं दूंगा, जब देना होगा दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। तीसरा आता है पुनर्विचार के लिए भेजना, धन विधेयक को छोड़ के। ध्यान देने वाली बात है कि धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयकों को वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। धन विधेयक को क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी ली जा चुकी होती है, यानी राष्ट्रपति से एक पूर्व अनुमति ली जाती है कि साहब हम 2023-24 के लिए एक धन विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति जब अनुमति दे देता है तो उसके बाद जब धन विधेयक आता है उसके पास मंजूरी देने के लिए, तो उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना। और कुछ ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास हमने संविधान के द्वारा कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी दी गई हैं, यानी कि विवेकाधिकार। जैसे विधेयक को आपत्ति सहित भेजना, मान लीजिए अगर उसे पुनर्विचार के लिए भेजना है तो वो चाहे तो उस पर कुछ आपत्तियां भी दे सकता है कि ये प्रावधान आपका ठीक नहीं है, ये क्लॉज आपका ठीक नहीं है, इसमें परिवर्तन करिए, तो इसे भेज सकता है। विधेयक को रोक कर रखना, यानी विधेयक को स्वीकृति के लिए रोक भी सकता है। संसद को संदेश भी भेज सकता है, संसद का हिस्सा होता है वो, क्योंकि आपको पता है कि जो संसद का निर्माण होता है दोस्तों, वो केवल लोकसभा और राज्यसभा से नहीं होता, बल्कि इन दोनों के साथ जब तक राष्ट्रपति नहीं मिलेगा तब तक इसका निर्माण नहीं होगा। तो हमारी संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करता है? संदेश भी भेज सकता है। किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कह सकता है। मान लीजिए कि कोई परामर्श दिया गया मंत्री परिषद के द्वारा या उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो राष्ट्रपति अगर चाहते हैं कि यार तुम अपनी जो सलाह दी गई है, परामर्श दी गई, उस पर दोबारा रिव्यू कर लो, पुनर्विचार कर लो, कि हो सकता है कुछ और नया बिंदु या नया पॉइंट निकल के आ जाए। यहां तक क्लियर हो गई? ये उनकी कुछ स्वविवेकी शक्तियां होती। वहीं राष्ट्रपति की जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, तो उनको अगर हम देखें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं वो आर्टिकल नंबर 280 के तहत। यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, या यूं कहें कि वो उनकी नियुक्ति भी करते हैं। अगर मैं स्टेट के मुख्यमंत्री की बात करूं, जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, या बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं, अभी मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं मनोज यादव जी, इनको जो शपथ दिलाता है वो काम होता है आपके राज्यपाल का। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, या यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हो, या फिर आपके जम्मू कश्मीर के, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब यूनियन टेरिटरीज हो गया, तो इनके मुख्यमंत्रियों को जो शपथ दिलाने का काम होता है, इनकी नियुक्ति की बात होती है, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए राष्ट्रपति आते हैं आगे। और भारत के महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल नंबर 76 में कहा गया है, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। किस तरीके से? प्रसाद पर्यंत। और इसके लिए कहा भी जाता है, एक स्पष्ट शब्द आता है, पारिलब्धि भी कह सकते हैं या फिर पारिश्रमिक भी कहते हैं। ध्यान देना, इनका जो पारिश्रमिक तय होता है, यानी इनका जो वेतन तय होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा तय कर लिया जाता है कि भाई आपको 1 साल के लिए काम करना है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि मंत्री होता है, मतलब विधिवेत्ता होता है सरकार की तरफ से। अगर कहीं कोर्ट में या किसी भी संस्था में अगर इसको वक्तव्य देना होता है तो सरकार की तरफ से विधि मंत्री के रूप में दे सकता है या विधि अधिकारी के रूप में दे सकता है। और इसका जो वेतन होता है 1 साल का तय किया जाता है। इनको मंत्री वेतन नहीं मिलता है, इनको 1 साल के लिए तय कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि आपको इतने करोड़ रुपए दिया जाएगा, इतना लाख रुपए दिया जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 148 में। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, किसकी बात कर रहा हूं? चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, ठीक है, तो इसको भी अगर देखा जाए तो कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की भी, ध्यान देना, प्रधानमंत्री का हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, हम लोग जो चुनाव करते हैं वो एक सांसद का करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो संसदीय क्षेत्र है दोस्तों वो है आपका वाराणसी। तो वाराणसी की जनता ने 4 सांसद खड़े थे, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी खड़े थे, उसके साथ कोई बीजेपी के साथ सपा का कोई कैंडिडेट खड़ा, कांग्रेस का खड़ा था। तो ऐसे में बनारस की जनता ने किसको चुना? प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने एक सांसद को चुना कि भाई हमारे बनारस का जो सांसद होगा वो नरेंद्र मोदी होंगे। और नरेंद्र मोदी जब सदन में पहुंचे, विधायिका में पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने अपना बहुमत पेश किया कि भाई मैं सदन का नेता बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे इतने लोगों का समर्थन प्राप्त है, इतने सांसदों का समर्थन प्राप्त है, इट मीन्स कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट
कर देते हैं। मान लीजिए कल को प्रधानमंत्री की जगह कोई और व्यक्ति हो बीजेपी का कैंडिडेट और वो चुनाव जीत के सांसद बनता है और विधायिका में पहुंचता है सदन में, तो वहां पर वो कहता है कि भाई मेरे पास इतने विधायक इतने सांसद हैं, मैं जो है कि प्रस्ताव रखता हूं अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने का, तो राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दे देगा कि ठीक है आपको नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान देना, जनता हमेशा सांसद का चुनाव करती है, न कि प्रधानमंत्री का। तो अगर हम लोग पीएम मोदी को नहीं बल्कि एक सांसद नरेंद्र मोदी का हम चुनाव करते हैं आम जनता के द्वारा, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आगे देखते हैं कि आर्टिकल 160 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति आकस्मिक असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु सब उपबंध भी कर सकता है। यानी कि आकस्मिक परिस्थितियों में वो राज्यपाल के कृत्यों के संबंध में कुछ अलग से नियम भी बना सकता है असाधारण परिस्थितियों में। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 72 में न्यायिक शक्ति के रूप में होती है, क्योंकि किसी अपराध के लिए क्षमा कर देने का काम न्यायपालिका का होता है। और इस तरीके से राष्ट्रपति अगर कोई ऐसे कृत्य को कर रहे हैं, क्षमादान की शक्ति दे रहे हैं, तो यानी वो न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो हमारा राष्ट्रपति का चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अब इसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 18 है ये घटना चक्र में। अनुच्छेद 300 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत सरकार का जो कानूनी नाम है वो क्या है दोस्तों? द यूनियन ऑफ इंडिया। ध्यान देना, आर्टिकल 300 में कहा गया द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संघ या भारत संघ। और वैसे ही एक आर्टिकल नंबर 1 में भी कहा गया है, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत राज्यों का संघ है। क्लियर हो गई बात? तो यूनियन ऑफ द इंडिया कहा गया है वहां पे, न कि फेडरेशन। यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, यूनियन या फेडरेशन। हालांकि दोनों का हिंदी में शब्द होता है संघ, लेकिन हम यूनियन वर्ड यूज करते हैं, नॉट फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है राज्यों ने आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण किया, जैसे यूएसए में होता है। और वहां पे राज्यों को इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो चाहे तो अपने यूएसए के गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। लेकिन भारत में राज्यों का संघ है, लेकिन ये समझौते का संघ नहीं है कि राज्य यहां से बाहर निकल जाए। भारत से बाहर कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत को एक अखंड और मजबूत भारत के रूप में रखना है। इसीलिए हमने यूनियन वर्ड यूज किया। कहते हैं ना यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, तो हमने यूनियन वर्ड यूज किया है, फेडरेशन नहीं। यहां तक क्लियर होगी बात? अब यहां पर हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की चर्चा की गई है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेंगे और राष्ट्रपति जो जानकारी मांगे वह भी दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री एक पुल की तरह काम करते हैं, एक ब्रिज की तरह, कि जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में काम होता है। कहने का मतलब कि अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पास कोई सूचना भेजना चाहता भी है तो वो प्रधानमंत्री के माध्यम से भेजता है, और मंत्रिपरिषद की जितने भी काम हो रहे हैं, कोई भी निर्णय हो रहे हैं, कोई भी विनिश्चय हो रहे हैं, डिसीजन हो रहे हैं, तो उसको प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति तक संप्रेषित करता है। और राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से कोई अलग सी जानकारी भी मांग सकता है। तो इसी को आर्टिकल नंबर 78 के अंतर्गत कहा जाता है प्रधानमंत्री की ड्यूटीज। मंत्रिपरिषद में पीएम के अलावा मंत्रियों की 3 श्रेणी होती हैं, यानी प्रधानमंत्री के अलावा 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि कैबिनेट मंत्री जो होती है दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कैबिनेट मंत्री बड़ा होता है या मंत्रिपरिषद। तो संख्या के तौर पे देखा जाए तो ये मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें मान के चलिए कि लगभग भारत में लोकसभा के अंतर्गत 84 मिनिस्टरों का सिलेक्शन किया जाता है। 84 मंत्रालय होते हैं, तो यहाँ पर हर मंत्रालय का एक एक मंत्री होता है। लेकिन उस 84 में से एवरेज, ऑन एन एवरेज 10 से 12 जो है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, जो कि प्रमुख मुद्दे होते हैं। जैसे वित्त मंत्रालय सबसे प्रमुख है, रक्षा मंत्रालय सबसे प्रमुख, विदेश मंत्रालय सबसे प्रमुख, वाणिज्य मंत्रालय सबसे प्रमुख, और कोयला मंत्रालय सबसे प्रमुख, विद्युत मंत्रालय सबसे प्रमुख होते हैं। तो रेल मंत्रालय, मतलब जो भारत को एक आधारभूत संरचना प्रदान करते हैं, भारत को एक सुरक्षा और अखंडता प्रदान करते हैं, ऐसे मंत्रालयों को सामान्यतः कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, डिपेंड करता है कि कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, लेकिन ये परंपरा है। अब जैसे भारत का आंतरिक मामला अगर सुरक्षित नहीं होगा तो गृह मंत्रालय फेल हो गया, तो भारत को आंतरिक रूप से सुरक्षित रखना सबसे जरूरी चीज है। और उसी तरीके से बाहर से सुरक्षित रखना आतंकवादी गतिविधियों से या बाहरी दुश्मनों से, तो हमने विदेश मंत्रालय को रख लिया, रक्षा मंत्रालय को रख लिया और आंतरिक मंत्रालय को। लेकिन इन सभी मंत्रालयों के साथ भारत को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वित्त मंत्रालय भी हमारा कैबिनेट मंत्रालय में होता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्रालय का जो फैसला होता है वो पूरे भारत की नीतियों को प्रभावित करता है। तो अगर उसमें प्रमुख मुद्दे के से समय या प्रमुख मंत्रालय के मंत्री शामिल नहीं किए जाएंगे, छोटे मोटे मंत्रालय के मंत्रियों को शामिल कर लिया जाए, तो फिर इससे भारत की स्थिति बिगड़ सकती है, भारत की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि कई बार यह प्रश्न आपने देखा भी होगा कि मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री को लेकर अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से मंत्री रहेंगे, मतलब 15% से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए। अब जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पे कैलकुलेटिव फॉर्म में अगर हम बात करें तो कितने हमारे लोकसभा में सदस्य बताइए, 545 है। चलिए मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 545, और अगर हम इसका 15% निकालते हैं तो कुछ ऐसे ही तो निकालते हैं दोस्तों। तो अगर मैं इसकी गुणा कर दूं कि 545 की गुणा 15 से कर लूं और फिर इसको डिवाइड कर दूं 100 से, तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा आपका 81.75, यानी 82 मान लो। तो 82 से अधिक, और मैंने यहाँ पे क्या बताया था मंत्रिपरिषद में 84, तो वही 82 के आसपास मान लो, इससे ज्यादा जो है कि नहीं हो सकते हैं, और जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होगा। और ये प्रावधान राज्य विधानमंडल पे भी लागू होता है, यूनियन टेरिटरीज पे भी लागू होता है, और साथ ही साथ लोकसभा पर भी लागू होता है। और ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे जोड़ा गया, तो ये भी प्रावधान आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आर्टिकल नंबर 352 में पहली बार किया गया था, वो भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मोरारजी देसाई साहब ने करवाया था इसको, क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी जनता पार्टी की, और इन्होंने मंत्रिमंडल शब्द इसलिए उल्लेख कराया था क्योंकि जो 75 में जो आपातकाल लगा था 75 में, तो उसमें यह था इंदिरा गांधी जी ने कैबिनेट की सलाह से तो कर दिया था, ध्यान देना, मंत्रिपरिषद की सलाह से किया था, लेकिन वो लिखित सलाह नहीं थी। इसीलिए 78 में जब मोरारजी देसाई जी आते हैं तो उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री की लिखित सलाह अर्थात मंत्रिपरिषद या कैबिनेट की लिखित सलाह के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी काम को करेगा। तो इसी लिखित सलाह से संबंधित ही पहली बार यहाँ पे कैबिनेट शब्द आता है। और आगे पॉइंट पे चलते हैं हम कि प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको हम लोग कहते हैं ARC, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, 1966 में पहली बार गठित हुआ था। मतलब इनकी अनुशंसा पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया था। जो हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट जो होता है ना, पर्सनली जो है कि जो प्रधानमंत्री जी के पास रहता है, तो कार्मिक विभाग का गठन हुआ, जो कि मार्च 1985 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतों और पेंशन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका प्रभार प्रधानमंत्री के पास ही होता है प्रभार। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, ध्यान देना। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो एक IAS ऑफिसर होते हैं, स्पेशली माना जाता है कि यंगेस्ट IPS या यंगेस्ट IAS जो 22-23 साल में अगर IAS बन गया तो वो टॉप मोस्ट जो है कि कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है, क्योंकि प्रमोशन होते होते वहां तक पहुंचता है। जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। जो सिविल सर्विसेज बोर्ड जो होते हैं, UPSC बोर्ड वगैरह होते हैं, इनका वो एक्स ऑफिशियो भी होता है, इट मीन्स की पदेन अध्यक्ष भी होता है, और कैबिनेट सचिव होता है ये। वहीं आर्टिकल नंबर 77(3) के अकॉर्डिंग कहा गया कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को सुविधाजनक किए जाने हेतु मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। मतलब कि मंत्रियों के लिए जो हम कार्य का आवंटन करते हैं कि भाई आपको लोक मंत्रालय कार्य करना है, आपको ये मंत्रालय कार्य करना है, इसके लिए नियम बनाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति तय करता है, और आर्टिकल 77 के सब क्लॉज 3 में ये बातें कही गई हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आर्टिकल 75, क्योंकि अक्सर डिस्प्यूटेड होता है आर्टिकल 74 और 75, इनमें डिस्प्यूट होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है जो आर्टिकल 75(1) में होती है, और इसकी पदच्युति ये जो है कि आर्टिकल नंबर 75(2) में दिया हुआ है। तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होगी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, 75(1) में कहा गया है, और 75(2) में उनकी पदच्युति होती है, यानी उनको हटाया जाता है पद से। और भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। हालांकि प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भी इसके प्रति जवाबदेह होती है। अगर हम यहीं पे इस बात को जो बता रहा था मैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और यह एक संवैधानिक बाध्यता है, यानी संवैधानिक नियम है। आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी वो नहीं होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है सरकार का, वो लोकसभा के अंतर्गत होता है, न कि राज्यसभा। और जब लोकसभा के अंतर्गत है तो आप लोकसभा में तो जिम्मेदार होंगे, राज्यसभा में तो होगे नहीं। जबकि संघीय मंत्री की बात करें तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि आप अगर मंत्री के पद पर चयनित किए गए तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर आपको नियुक्त किया, तो नियुक्त किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। तो आपका जो पद धारण करने की जो प्रसाद पर्यंत शक्ति है वो राष्ट्रपति के ही प्रति समर्पित होगी। पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे आप उसी के प्रति जिम्मेदार हो। लेकिन अब कलेक्टिव फॉर्म में मंत्रिपरिषद के रूप में आप लोकसभा में कार्य कर रहे हो तो लोकसभा के प्रति आप जिम्मेदार ठहराओगे। आगे देखते हैं, और इसके आगे देखें कि संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। कई बार यह पूछ लिया जाता है आपसे
कि सरकार को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है 50 सदस्यों की इसमें आवश्यकता होती है, हालांकि इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। तो इसका वर्णन कहीं भी संविधान के मतलब प्रावधान में नहीं है, बल्कि इसको लोकसभा के नियम 198 में इसकी प्रक्रिया के लिए नियम बनाया गया है और इसे केवल हम लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के प्रति मतलब जब सरकार के प्रति विश्वास नहीं रह जाता कि ये सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, तो जो विपक्षी सांसद होते हैं वो सामान्यतः अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और जिसमें कम से कम 50 सदस्यों का होना शामिल होना चाहिए। 50 से अधिक पूरे के पूरे हो जाए, 100, 150, 200, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूनतम 50 सांसदों का होना आवश्यक है। तभी आप सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाओगे और सरकार लोकसभा में बैठती है, न कि राज्यसभा में। इसलिए लोकसभा में ही ये केवल आता है और इसका वर्णन संविधान में नहीं है, बल्कि लोकसभा के नियम 198 में दिया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव के बचाव में यानी इसके विरुद्ध सरकार के द्वारा क्या रहता है? विश्वास प्रस्ताव, यानी जो हमें सरकार बनाने के लिए जितना हमें बहुमत चाहिए होता है उससे अधिक हमारे पास मंत्रालय में मतलब हमारे पास विधायक या सांसद मौजूद हैं। तो यही चीज़ दिखाई जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे वो R.K. षणमुखम चेट्टी थे। अच्छा, इस समय कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे वो R.K. षणमुखम चेट्टी, जो कि 15 अगस्त 1947 को बने थे और 17 अगस्त 1948 के लिए बने थे, 1 साल के लिए। और इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। हालांकि यहाँ पर अंतरिम सरकार ही चल रही है जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, लेकिन आप इनको नाम याद रख लेना। और उस समय जो अंतरिम सरकार थी उसमें अगर हम बात करेंगे, जो फर्स्ट मंत्रिमंडल था 1947 में और फिर अंतरिम सरकार गठित हो जाती है 1946 में, तो आप देखोगे कि श्रम विभाग जगजीवन राम के पास दोनों ही जगह था। खाद्य कृषि की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ही दोनों समय था। रक्षा विभाग की बात करेंगे तो सरदार बलदेव और सरदार बलदेव के पास ही दोनों समय ये पद थे। फिर यहाँ पे कुछ प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल दिए जा रहे हैं, जरा इनका मिलान कर लेते हैं और हम आगे फिर पढ़ेंगे और भी चीज़ों को। जैसे अगर हम देखेंगे वीपी सिंह ये 1989 से 90 में रहते हैं। और फिर चंद्रशेखर जी जो कि बलिया के रहने वाले थे, ये प्रधानमंत्री बने भारत के 1990-91 में। और I.K. गुजराल की बात करें तो 1997-98 में, जिन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया था फॉरेन पॉलिसी के लिए। H.D. देवगौड़ा 1996 से 97, हालांकि ये जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये राज्यसभा के सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से लेकर 2004, इस दौरान इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 1998 में ली थी, फिर 1999 में जब सरकार इनकी गिर जाती है तो फिर दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं। सबसे न्यूनतम कार्यकाल कितने दिनों के लिए? 13 दिन के लिए। और फिर ये दोबारा सत्ता ग्रहण करते हैं और 2004 तक पूरा का पूरा रहते हैं। फिर 2004 से 2014 तक आपकी यूपीए कांग्रेस रहती है जिसके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। और फिर 2014 से 2023 वर्तमान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे देखते हैं, पीएम बनने से पहले किस किस राज्य के सीएम थे। इट मीन्स कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने राज्यों के सीएम भी थे। जैसे पीवी नरसिम्हा राव जी की बात करें तो ये अविभाजित आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना का जो विभाजन हुआ है दोस्तों, वो कब हुआ है? वो तो 2014 में हुआ, लेकिन ये उससे पहले जब आंध्र प्रदेश हुआ करता था तो ये प्रधानमंत्री से पहले सीएम भी थे अपने राज्य के। मोरारजी देसाई जो कि 1978 में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, उससे पहले बम्बई के सीएम भी रह चुके थे। H.D. देवगौड़ा की बात करें तो ये कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें जो कि मेरठ के रहने वाले थे। अविभाजित यूपी, इट मीन्स कि जब उत्तराखंड इससे विभाजित नहीं हुआ था तो उस समय इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। नरेंद्र मोदी जी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर जी ये किसी भी राज्य के सीएम नहीं थे। यहाँ पर यही बात ध्यान रखना क्योंकि ये रहने वाले तो थे बलिया के, हालांकि ये किसी भी राज्य के सीएम नहीं बने थे और यही प्रश्न इससे मिला के पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। और दूसरी चीज़, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ये कभी भी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हुए थे। आगे देखते हैं हम अगर कि H.D. देवगौड़ा, I.K. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के दौरान राज्यसभा सदस्य थे। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सर इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको बहुत ईजिली लैंग्वेज में बताता हूँ कि सामान्यतः संविधान में ऐसा कहीं वर्णन नहीं किया हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप चाहे तो लोकसभा के सदस्य बन सकते हो या फिर राज्यसभा के। सिंपल सी बात कही गई है कि सदन, किसी भी एक सदन का आपको सदस्य होना चाहिए। 6 महीने के भीतर कर लीजिए, नहीं तो 6 महीने के बाद आपको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा।
अब वो वहाँ पे कोई भी सदन का मतलब लोकसभा के भी हो सकता है, राज्यसभा का भी, लेकिन ये मान्यता तो नहीं, परंपरा कह सकते हैं कि सामान्यतः उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है या जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो मुख्य रूप से लोकसभा का ही सदस्य होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर थे जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे, जैसे आपके एच.डी. देवगौड़ा थे, आई.के. गुजराल थे, मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी। हालांकि इंदिरा गांधी हर टाइम 3 बार प्रधानमंत्री बनती है तो ऑलवेज वो राज्यसभा की सदस्य नहीं थी, लेकिन जब पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी थी वो, तब वो राज्यसभा की ही सदस्य थी और उसके बाद उन्होंने फिर लोकसभा का चुनाव जीता और फिर लोकसभा की सदस्य बन जाती हैं। अब यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जरा कुछ इम्पॉर्टेंट उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। जैसे भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अगर आप देखोगे प्रधानमंत्री की लिस्ट उठाकर, तो मुझे जहाँ तक याद है कि मनमोहन सिंह जी के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो भारत का वित्त मंत्री भी रहे हों, आप देखिएगा, ठीक है। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, इवन कि अध्यक्ष भी बनेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही योजना आयोग का अध्यक्ष बनता है, जब 2004 से ये थे तो, और साथ ही साथ 2004 से 14 तक तो ये अध्यक्ष ही बन गए। और ये बात अगर आप देखेंगे कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता, जो मेरे से सीनियर होंगे यहाँ पे एस्पिरेंट जो यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, तो उन्हें तो पता होगा कि मनमोहन सिंह के उन्होंने नोट को यूज भी किया होगा, लेकिन जो अभी बिगनर होंगे, इट मीन्स कि 20-21 साल के होंगे, उन्होंने शायद मनमोहन सिंह के नोट को नहीं देखा होगा, ये मैं कह सकता हूँ। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास भी 1 या 2 ही बार आया था जब मैंने एक 100 का नोट देखा और उस पर साइन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं भी चौकन्ना रह गया कि ये मनमोहन सिंह क्या वही है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके, क्योंकि जनरली कोई भी ऐसा गवर्नर नहीं रहा जो प्राइम मिनिस्टर भी जाकर बनता है, तो ये भी एक इनके पास उपलब्धि है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भारत के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भी ये रहे हैं और असम से राज्यसभा सदस्य रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर बनने के तौर पे ये राज्यसभा के सदस्य भी थे। कार्यकाल की बात करें 2004 से 2014 तक ये पीएम भी रहे हैं और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। वर्तमान में 2019 से ये राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। आगे बात करते हैं कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। ध्यान देना, कैबिनेट जो समितियां होती हैं वो संविधान में उल्लेखित नहीं है। कार्य संचालन नियमों के तहत प्राइम मिनिस्टर इनका गठन आवश्यकता अनुसार करता है, और कार्य संचालन नियम किसका? लोकसभा का, ठीक है, या फिर आप राज्यसभा का भी कह सकते हो। यहाँ पर जो कार्य संचालन करना होता है इनको चलाने के लिए, कार्यों को संपन्न करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो कि इनका गठन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिर देखें कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, तो भाई मंत्रिमंडल सचिव, जिसको मैंने कहा कैबिनेट सेक्रेटरी। अब ध्यान देने वाली बात है कि सेवा अधिकारी सांसद की बात नहीं कर रहा है, प्रशासनिक स्तर पे सबसे बड़ा एक आईएएस ऑफिसर जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। जो मैंने बताया कि अगर 21-22 साल में अगर आप यंग एज में आईएएस ऑफिसर बनते हो तो पूरी संभावना होती है 95% कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक जरूर जाओगे अपनी ओल्ड एज में, 50-55 साल के बाद। जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा रहता है, उसकी पूरी पॉलिसी को, कैबिनेट पॉलिसी को पूरा तय करता है और वही पूरे भारत का विकास करता है, पूरे भारत की जो नीतियाँ होती हैं वही तय करता है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, जो कि वर्तमान में यह संख्या 52 हो चुकी है मंत्रालयों की। और आगे समझते हैं इन चीज़ों को। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके रिपोर्ट पर आधारित था, तो संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन था वो एन गोपालास्वामी अयंगर 1949 की रिपोर्ट पर आधारित था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, जिसको हम लोग CSIR बोलते हैं। साइंटिफिक मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वहीं अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान। लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल जी हैं, अजीत डोभाल जी। और स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था। जो हम पढ़ते हैं ना कि कैबिनेट मतलब कि जो आपका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं, संसद के सचिव, और संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। इनका प्रमुख कार्य होता है कैबिनेट मंत्रियों एवं पीएम की सहायता करना। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये लोग जो होते हैं इनकी सहायता करना होता है, और प्रधानमंत्री का भी। अब यहाँ पे कुछ प्रधानमंत्री दिए हुए हैं और उनकी समाधि स्थल, क्योंकि ये परंपरा है कि अगर जो भी प्राइम मिनिस्टर डेथ होती है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, तो आप उनका एक समाधि स्थल तैयार करते हो। तो इसमें आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल है वो शांति वन के नाम से है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है ये विजय घाट के नाम से है।
इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से है। राजीव गांधी जी का समाधि स्थल वीर भूमि के नाम से है। तो ये भी पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 19, क्योंकि हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ लिया और हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और इनका पारिश्रमिक का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मैं इस पर फोकस क्यों कर रहा था क्लास के स्टार्टिंग में? क्योंकि पारिश्रमिक के निर्धारण पर लेकर 2 बार प्रश्न पूछा गया है कि इसका निर्धारण राष्ट्रपति तय करता है या इनको वही वेतन मिलता है जो संसद नियम द्वारा तय करती है। तो ये गलत हो जाएगा, संसद तय करती नहीं है, राष्ट्रपति तय करता है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनमें सुनवाई का अधिकार है। योग्यताएं इसकी वही होंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय का अगर आपको न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं हैं, अगर वही योग्यता आप रखते हो तो भारत सरकार के द्वारा, इट मीन्स कि राष्ट्रपति के द्वारा अपना एक महान्यायवादी चुन लिया जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 88 के अकॉर्डिंग महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, यानी अपने विचार रख सकते हैं, किंतु वो मतदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं मतदान कर सकते हैं? जब वो बैठक में भाग ले सकते हैं, वहाँ पे अपना विचार रख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मतदान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो मतदान करने की प्रणाली होती है दोस्तों, वो सामान्यतः किसी विधेयक को पास कराने या उसको फेल कराने के लिए होती है। और उस पर मतदान केवल वही कर सकता है जो संसद का सदस्य होता है, यानी सांसद हो सकता है। लेकिन महान्यायवादी न तो कोई सांसद है न वहाँ के सदस्य, केवल भारत के एक विधि सलाहकार होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसीलिए वहाँ पर वो मतदान नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बैठक में भाग भी ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जबकि सॉलिसिटर जनरल को संसद की बैठक में भाग लेने का भी अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये महान्यायवादी के एक सहायक के तौर पे होते हैं, इसीलिए इनको बैठक में बोलने या भाग लेने का अधिकार ही नहीं होता है। और महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि क्या लोकसभा राज्यसभा की समिति का सदस्य हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई उसमें जो सांसद है केवल वही सदस्य बन सकता है, तो ऐसा नहीं है, महान्यायवादी भी बन सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी जो सलाहकार होते हैं यानी विधि अधिकारी, जिन्हें सॉलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता भी कहते हैं। ये राज्य सरकार वाला महाधिवक्ता नहीं है, ध्यान देना, ये आपका केंद्र सरकार का है, जो महान्यायवादी के सलाहकार होते हैं या यूँ कहें कि सहायक होते हैं। और इसीलिए इनको सदन में बैठने की भी अनुमति नहीं होती है और इन्हीं को हम न्यायिक सलाहकार भी कह देते हैं, जुडिशियल एडवाइज़र। अब हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होते हैं, ये राज्य सरकार के होते हैं और ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, जिसे राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 165 के सब क्लॉज 1 के तहत नियुक्त किया जाता है। और 165 के 3 के अकॉर्डिंग राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। जिस प्रकार से महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और उनका जो पारिश्रमिक है वो तय करते हैं राष्ट्रपति, सेम उसी तरीके से आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राज्यपाल के, और पारिश्रमिक भी इनका राज्यपाल ही तय करते हैं। और इनकी योग्यता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी, जैसे महान्यायवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट था। आर्टिकल नंबर 143 के अकॉर्डिंग सलाहकारी अधिकारिता होती है ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आपको हाई कोर्ट को भी कैंसिल कर देना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की एक सलाहकारी अधिकारिता है। जो राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे सलाह देता है, और ये हाई कोर्ट की मूल। आगे देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 148 के 1 के अकॉर्डिंग कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। इट मीन्स कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और आर्टिकल 151 के 1 के क्लॉज के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को यह प्रस्तुत करता है। और 151(2) के तहत राज्य सरकारों के लेखों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि क्या जो भारतीय स्तर का जो कैग है वो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी लेखों का ऑडिट करता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल। केंद्र वाली रिपोर्ट जो होती है यानी राष्ट्रपति को सौंप देता है और राज्य सरकारों के ऑडिट की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप देता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का यह कर्तव्य होता है कि अपने विधानमंडल के पटल पर या संसद के पटल पर उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कराते हैं। इतनी बात क्लियर। आर्टिकल 148(3) के अकॉर्डिंग कैग के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा तय किया था। 6 वर्ष और 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है।
ध्यान देना, कैग की बात हो रही है, महान्यायवादी की नहीं। तो इनके जो सदस्य होते हैं उनका निर्धारण सांसद के द्वारा किया जाता है, मतलब कि संसद नियम द्वारा बना करेगी। और इसमें कहते हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाएगा उसके आधार पर इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा, कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा। फिर आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कैग को हटाने के लिए हम किस रीति का प्रयोग करेंगे। तो कैग को उसी रीति से हटाया जाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को हटाने का जो तरीका होता है उसी तरीके से कैग को भी आप हटा सकते हो। कैग को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के बराबर वेतन भी दिया जाता है। और जब इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, यानी कि जब इनका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष का जो भी पूरा हो जाता है, उसके बाद कैग भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे, यानी कि तब वो किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनके मुख्य कार्यों की कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के जो मुख्य कार्य होते हैं तो उनकी एक नज़र देखें तो संचित निधि जो कि आर्टिकल नंबर 266 के अंतर्गत वर्णित है, और इसी में आपको सेंटर की संचित निधि मिल जाएगी और इसी में आपको स्टेट की भी संचित निधि मिलेगी। तो इनके व्ययों का लेखा परीक्षण और प्रतिवेदन करना, यानी कि जो भी संचित निधि से जो पैसे व्यय किए जाते हैं, जो खर्च किए जाते हैं, उनकी ऑडिटिंग की जाती है कि आपने मान लो एक हाईवे बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया, यानी व्यय किया संचित निधि से, तो क्या हाईवे बनाने में पूरा 50 लाख करोड़ रुपए लगा भी है या कहीं घोटाला तो नहीं हो गया, और बाद में ये रिपोर्ट दी जाती है। ये कैग का पहला काम होता है। इसलिए आप सुर्खियों में लगातार देखोगे, समाचारों में सुनोगे, न्यूज़ में सुनोगे कि कैग के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है कि सरकार ने इसमें इतना भ्रष्टाचार किया, इसमें इतना किया। तो ये सारी चीज़ें जो कहाँ से आती हैं, ये यहीं से आती है जानकारी। वहीं आकस्मिकता निधि जो कि आर्टिकल नंबर 267 में वर्णित है, और लोक लेखा निधि के व्ययों का लेखा परीक्षण और प्रतिवेदन किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के भारत के अंदर और भारत के बाहर व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है कि अगर आपने भारत के बाहर भी कोई व्यय किया है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उसकी भी ऑडिटिंग की जाती है। साथ ही साथ सरकारी कंपनी और निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको जरा टिक लगा लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे प्रश्न दे दिया जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ क्या सरकारी कंपनी और निगमों का भी लेखा परीक्षण किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। या एक दूसरी भाषा में कहूँ कि राष्ट्रपति अगर जिन संस्थाओं की ऑडिटिंग कराना चाहता है या जिसको वो उचित समझता है ऑडिटिंग कराने के लिए, तो उनका भी ऑडिट करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और वहीं अगर एक चीज़ और देख लेना कि कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का जो अंतिम जिम्मेदारी होती है वो संसद की होती है, यानी कि कैग की जो रिपोर्ट होती है, कैग के कार्यप्रणाली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाना है या जो भी उचित कार्यवाही करनी होती है वो उसकी पूरी जिम्मेदारी संसद की होती है। और संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है कैग का अधिकारी। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जो कैग के अधिकारी होते हैं वो सामान्यतः जो है कि बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो जो है कि यूपीएससी क्वालिफाइड होते हैं, बहुत एडवांस लेवल के होते हैं। तो वो जो रिपोर्ट तैयार करते हैं दोस्तों, वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की होती है। और उस रिपोर्ट को जब राष्ट्रपति के द्वारा सदन के पटल पर रखा जाता है तो उस रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। और समिति में कौन शामिल होता है? सांसद शामिल होते हैं। और आपको भी पता है कि हमारे भारत के सांसद कितने पढ़े लिखे हैं, आधों को इंग्लिश नहीं आती है, आधों को हिंदी ढंग से नहीं आती है। तो भला वो सांसद भला एक यूपीएससी एस्पिरेंट आईएएस ऑफिसर की लैंग्वेज को क्या समझेंगे? तो इसलिए उस रिपोर्ट को समझने के लिए कैग के अधिकारियों को या कैग को अपने पास बैठा कर रखते हैं, बैठक में उपस्थित रखते हैं कि आप बताते रहना और हम धीरे धीरे मंत्र वांचते रहेंगे। तो भाषण देना नेता का काम होता है, रिपोर्ट को डिटेल करना, एक्सप्लेन करना, इजी लैंग्वेज में बताना, ये काम कैग अधिकारी का होता है। इसीलिए एक आईएएस ऑफिसर यानी कैग अधिकारी को बैठाया जाता है। और आर्टिकल नंबर 149 के अकॉर्डिंग कैग की शक्तियां और कर्तव्य वर्णित होते हैं। जैसे आर्टिकल 148 कहता है कैग के गठन की बात, 149 उसकी शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में बात करता है। कैग को हटाने हेतु प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित संकल्प और जिससे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पदच्युत किया जाता है। और आधार क्या होगा? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे। और यही सेम प्रोविजन आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी लगाया जाता है। प्रत्येक सदन का मतलब हो गया लोकसभा से अलग 2/3 और राज्यसभा से अलग 2/3, इतने बहुमत से ही आप इन्हें हटा सकते हो। फिर वहाँ हम देखते हैं कि संघ एवं राज्यों की लोक निधियों का अभिभावक कौन होता है? भाई कैग होता है। संघ और राज्य की जो लोक निधियाँ होती हैं जो कि आर्टिकल नंबर 267 के तहत, तो इनका अभिभावक गार्जियन कौन होता है? कैग होता है। इनकी देखरेख यही करता है।
किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षण से अलग कर दिया गया था और कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था 1976 में। इट मीन्स कि केवल सरकार का काम यह है कि भाई आप व्यय पे नियंत्रण नहीं कर सकते हो, व्यय पर होने वाले जो खर्च होते हैं यानी व्यय होता है बस उसकी ऑडिटिंग करो, ये देखो कि हमने कहाँ कहाँ खर्च किया है और बाकी बकैती मत करो कि हम कहाँ पैसा खर्च करेंगे कहाँ नहीं, ये आप नहीं रोक सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए अब इसका कार्य बहुत सीमित हो गया था। हालांकि कैग राज्य स्तर पे जो है कि दोनों ही दायित्व यानी अकाउंटिंग भी करती है और ऑडिटिंग भी, इन दोनों का ही निर्वहन करती है, लेकिन केंद्र स्तर पे केवल ऑडिटिंग करती है। अब यहाँ पर एक और अलग से चैप्टर था घटना चक्र में, जिसको मैंने स्किप नहीं किया, बस एक सीक्वेंस लगानी है आपको कि वरीयता क्रम की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम वरीयता क्रम में देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय आएंगे, फिर उपराष्ट्रपति आएंगे, फिर प्रधानमंत्री आएंगे, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो चौथे नंबर पे के बाद पाँचवें नंबर पे आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, ध्यान देने वाली बात है। फिर सीजीआई आएंगे, लोकसभा स्पीकर आएंगे। फिर सातवें नंबर पे कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष का नेता, नीति आयोग। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा का विपक्ष का नेता इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर और आगे देखते हैं, तो अब हमारा मेन पार्ट शुरू होगा जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे लोकसभा की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग राज्यसभा की बात करेंगे। हालांकि हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर पूरी चर्चा डिटेल से कर ली थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको चीज़ें समझ में आ रही हो और वाकई आपको लगता है कि ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत बूस्ट कर सकता है, आपकी स्कोरिंग बढ़ा सकता है नंबर की, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जो है कि आप लोग जो भी आपकी कमेंट हो वो कमेंट कर सकते हो। डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप मुझसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान मिल सकता है। साथ ही साथ इस पीडीएफ को अगर आप परचेस करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो बहुत ही कम प्राइस में आपको ईजिली हर सब्जेक्ट की वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर पर जाके मैसेज करके पेमेंट की पूरी डिटेल को समझ सकते हैं और वहाँ से सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सअप पर ही मिल जाएगी और आप इजीली उसको प्रिंट आउट निकलवा कर स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं कई बार। तो दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीटों के लिए 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाता है। यानी जो लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, ये 545 जो सीटें थी, जिसको अब 543 कर दिया गया एंग्लो इंडियन हटा के, ये संख्या यानी ये जो सीटों का आवंटन है ये किस जनगणना के आधार पे? 1971 के आधार पे, जिसको 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक यथावत कर दिया गया है कि 2026 तक पहली चीज़ लोकसभा में सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो बात ही खत्म। लेकिन अगर 2026 के बाद कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके लिए 1971 की जनगणना का बेस खत्म हो जाएगा, वो केवल 1971 तक के लिए है। 7वां संशोधन था जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, इसने लोकसभा की सीटें निर्धारित की 525 और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें बढ़कर 545 हो गई। तो 525 से बढ़कर 545 हो गई। फिर आगे देखते हैं कि लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो भाई 20 सीटों का हो सकता है। कितनी सीटों का? 20 सीटों का, जिसमें दिल्ली को 7 सीटें मिलती हैं, दादर नागर हवेली को 2 सीटें, चंडीगढ़ को 1, जम्मू कश्मीर को 5, पुदुचेरी को 1। अगर आप इनको जोड़ोगे तो लगभग 7, 5, 12, 2, 14 और 2, 16 सीटें टोटल हैं। तो यानी 20 में से कितनी सीटें मिली? केवल 16 सीटें यहाँ पर हो चुकी हैं अभी तक। तो दिल्ली से 7 है और जम्मू कश्मीर याद रखना, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरीज बन गया, तो यहाँ से राज्यसभा में जो लोकसभा में जो सीटें हैं वो 5 हैं। और भी आगे आगे सीट हैं। आप देखो कि 16 के बाद जो 4 बच रही थी, तो एक लद्दाख से है, एक लक्षद्वीप से है, एक अंडमान निकोबार से है। क्लियर? जबकि अगर हम राज्यसभा में बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की, तो दिल्ली से आपको 3 सीटें मिलेंगी, जम्मू कश्मीर से आपको 4 मिलेंगी और पुदुचेरी से 1 मिलेगी, तो टोटल हो गई 8 सीटें। तो लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज से कितनी सीटें मिलती हैं? 20, और राज्यसभा में कितनी मिलती है? 8। तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से प्रश्न बन सकता है, तो जम्मू कश्मीर से लोकसभा में आती 5 सीटें और राज्यसभा में आती हैं 4 सीटें। ठीक है। अगर लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख से लोकसभा में आती 1 सीटें और राज्यसभा से कोई सीट नहीं आती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से लोकसभा में आती हैं 7 सीटें और राज्यसभा से आती हैं, राज्यसभा में 3 सीटें। कितनी? 3 सीटें। अब यहाँ पर हम और आगे जानकारी लेते हैं कि लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग SC और ST को आरक्षण दिया जाता है। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो इसकी सीटों की संख्या 84 फिक्स कर दी गई है, और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो इसकी संख्या 47 फिक्स कर दी गई है।
अगर हम फिर भी उसमें और जानकारी लेना चाहें कि शेड्यूल ट्राइब्स की सर्वाधिक आरक्षित सीटें लोकसभा में कहाँ से हैं, तो मध्य प्रदेश से आती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब्स सबसे अधिक है और वहाँ से 6 सीटें इनको मिलती हैं लोकसभा में सीधे। जो आपने अभी एसटी की पूरी कंप्लीट 47 सीटें देखी हैं लोकसभा में, उन 47 सीटों में 6 सीटें मध्य प्रदेश से मिलती हैं, 4 सीटें गुजरात से मिलती हैं। यूपी और बिहार से अगर पूछा जाए तो आप कहोगे 0 सीटें। क्यों? क्योंकि यूपी में जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो यूपी की जनसंख्या का केवल 0.6% है, और शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो ये 20% है। तो शेड्यूल कास्ट को तो रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स को यूपी और बिहार से लोकसभा में कोई सीटें नहीं है। लेकिन सबसे अधिक सीटें आपको मध्य प्रदेश से 6, गुजरात से 4। फिर उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 330 के बाद हम 31 की बात करें तो राष्ट्रपति ने लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था, लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल नंबर 334 में भी यह संशोधन किया गया, क्योंकि आर्टिकल नंबर 334 राज्य विधानसभा से संबंधित था। लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाएगा, लेकिन पीएम की सिफारिश पर। अगर प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल कंप्लीट होने से भी पहले क्या किया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद और पीएम इन सभी का बहुमत ही खत्म हो गया हो, इनका विश्वास ही खत्म हो गया हो, मतलब विपक्ष इन पर विश्वास ही नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति भी है कि वो चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। भाई लोकसभा की जो दिनचर्या वाली बैठक चलती है, जो हमेशा जो उसमें लोकसभा में आप देखोगे सांसद एक दूसरे को मारा पीटी, गाली गलौज सब करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को अपशब्द तक बोल जाते हैं, सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं, संसदीय गरिमा, संवैधानिक गरिमा की उल्लंघन कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो डेली की बैठक होती है वो 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है या स्थगित की जा सकती है। एक तो होता है स्थगन के द्वारा, और ये जो स्थगन होता है दोस्तों, ये स्पीकर के द्वारा किया जाता है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, कि 2 दिन के लिए स्थगन कर दी जाती है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कर दी जाती है, या सांसदों के व्यवहार के आधार पर तय किया जाता है कि आज 4 घंटे के लिए सदन स्थगित रहेगी, ऐसा स्पीकर महोदय कहते हैं। वैसे ही सत्रावसान की बात करें या लोकसभा को विघटित करने की शक्ति जो होती है, ये 2 शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब सत्रावसान का मतलब होता है कि 3 सत्र चलते हैं, जैसे एक बजट सत्र चलता है फरवरी से लेकर मई तक चलता है, फिर एक मानसून सत्र चलता है जुलाई अगस्त में, फिर एक शीतकालीन सत्र चलता है अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो इन दौरान सत्रों के बीच में जो गैप होता है, इस दौरान राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जाता है। वहीं लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक अवधि में नहीं रह सकता। जैसे सिंपली हम कहते हैं कि भाई आपातकाल के दौरान या आपातकाल से पहले जो हमारे लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन अगर किसी समय लोकसभा कार्यकाल में है और उस समय आपातकाल लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम इसके कार्यकाल को 6 वर्ष का कर सकते हैं, 7 वर्ष का भी कर सकते हैं, 8 वर्ष का भी। लेकिन डायरेक्ट 5 से 8 नहीं कर सकते, हम पहले 5 से 6 आएंगे, फिर 6 से 7, फिर 7 से 8, 8 से 9। आप कितनी बार भी करो, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा, और जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो अगले 6 महीने के बाद उस कार्यकाल को समाप्त करके नए सिरे से लोकसभा 5 साल के लिए गठित की जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कुछ सीटों का आवंटन है जो कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको तटीय प्रदेशों के नाम से चलाया है। तो मैं इसको यहाँ पर आपके लिए इमेज का प्रयोग करूँगा और उसके साथ आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी सीरीज़ को राज्यसभा सीटें रेड पेन से हैं और लोकसभा सीटें आपकी ब्लू पेन से हैं, लेकिन मैंने इसको कोस्टल एरिया के हिसाब से उठाया ताकि आप एक क्रम से चलते रहें। जैसे हम यहाँ पे शुरू करेंगे गुजरात से। कहाँ शुरू करेंगे? गुजरात से शुरू करेंगे। तो गुजरात की जो लोकसभा सीट है वो 26 है और फिर राज्यसभा सीटें 11 है। गुजरात के बाद क्या आता है दोस्तों? महाराष्ट्र आता है। तो महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19 है। चलिए पहले राज्यसभा लिखा है तो पहले मैं राज्यसभा को पढ़ता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर उसके बाद आता है छोटा सा गोवा। हम क्रम वाइज नीचे उतर रहे हैं। गोवा की 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें। फिर उसके बाद आता है आपका ये येलो वाला पार्ट कर्नाटक। इसको मैं पेन बदलता हूँ। ये आता है आपका कर्नाटक और कर्नाटक में राज्यसभा 12, लोकसभा 28। फिर तमिलनाडु की बात करें, हालांकि यहाँ पे केरल छूट गया है, ध्यान देना केरल छूट गया है, केरल नीचे लिखा था मैंने,
छूट गया था वो। तमिलनाडु की बात करें तो 18 सीटें राज्यसभा और लोकसभा में आपकी 39 सीटें हैं। फिर आंध्र प्रदेश ऊपर चलेंगे जब इसके हम पूर्वी घाट की तरफ, तो 11 सीटें राज्यसभा और लोकसभा आपकी 25 सीटें। फिर ओडिशा की बात करेंगे, इसके और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे राज्यसभा 10 और लोकसभा 21 सीटें हैं। फिर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 16 सीटें मिलेंगी और 42 सीटें मिलेंगी। अब हम चलते हैं पश्चिमी छोर से, अब हम यहाँ पे फिर वापस आते हैं और राजस्थान से पकड़ते हैं तो राज्यसभा 10 और लोकसभा 25। पंजाब आएगा इसके ऊपर। पंजाब अगर आप देखोगे तो पंजाब में 7 सीटें राज्यसभा से और 13 सीटें लोकसभा से आएंगी। इसी तरीके से पंजाब से जब हम अंदर चलेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में तो हमें जम्मू में प्रवेश नहीं करना है, तो पंजाब से हम अंदर चले गए शिमला में, यानी हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे 3 सीटें और 4 सीटें राज्यसभा और लोकसभा की। फिर उसके नीचे उतरते हैं तो उत्तराखंड मिलता है, उत्तराखंड में 3 सीटें और फिर लोकसभा में 5 सीटें। उसके नीचे उतरेंगे तो उत्तर प्रदेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें 31 और लोकसभा में भी सबसे अधिक सीटें 80। इसके नीचे उतरते हैं तो हम बिहार पहुंचते हैं और बिहार में राज्यसभा 16, लोकसभा 40। फिर हम यहाँ से बगल में जाते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल हमने काउंट कर लिया ऑलरेडी, हम इधर चले जाएंगे तो सिक्किम हो जाएगा और सिक्किम में 1 सीट और 1 सीट। फिर वहाँ से हम नीचे उतरते हैं सिक्किम से तो आसाम में प्रवेश करते हैं और असम में राज्यसभा 7, लोकसभा 14। आसाम के बाद हम ऊपर चलते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर 1 सीट और 2 सीट लोकसभा से। अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे आते हैं नागालैंड में, तो नागालैंड में 1 सीट और 1 सीट। फिर उसके बाद मणिपुर में आते हैं, मणिपुर में भी 1 सीट 2 सीट। इसके बाद मिज़ोरम में आते हैं तो मिज़ोरम में 1 सीट 1 सीट। और त्रिपुरा में फिर आते हैं इसके बगल में, तो यहाँ भी 1 सीट और 2 सीट हो जाती है लोकसभा में। और उसी तरीके से मेघालय, फिर जो इस नॉर्थ ईस्ट में मेघालय बसता है, इसमें 1 सीट राज्यसभा, लोकसभा 2 सीट। और ये केरल जो छूट गया था दोस्तों, यहाँ पे 9 सीटें मैंने यहाँ पर लिख दी और 20 सीटें यहाँ पे, यानी कि राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीटें। अब बचते हैं हमारे अंदर के पार्ट, यानी हमने बाउंड्री से अगर आप देखोगे तो भारत को कुछ इस तरीके से हमने पूरा एक कवर किया, इस तरीके से। फिर हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, फिर यहाँ से हम ऐसे बढ़ जाते हैं अंदर की ओर और हमने सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कवर करते हुए इस तरीके से हम नीचे आ गए। अब आपके बचते हैं अंदर के जो 5-6 राज्य हैं उनकी संख्या की बात करें तो झारखंड रह गया अंदर, 6 होती हैं और 14 लोकसभा में। छत्तीसगढ़ रह गया, क्योंकि झारखंड के नीचे उतरोगे छत्तीसगढ़ मिलेगा, ये रहा झारखंड। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 5 मिलेंगे आपको राज्यसभा और लोकसभा मिलेगी 11। फिर छत्तीसगढ़ के नीचे आओगे तेलंगाना, तेलंगाना में 7 मिलेंगे आपको और 17 लोकसभा में। फिर तेलंगाना से ऊपर बढ़ोगे महाराष्ट्र के बाद तो यहाँ पे एमपी मिलेगा, एमपी में 11 राज्यसभा, लोकसभा 29। एमपी से और ऊपर चलोगे तो आपको मिलेगा कहाँ पे, हरियाणा। हरियाणा में अगर आप देखोगे तो हरियाणा में 5 राज्यसभा और लोकसभा 10। और इस तरीके से हमने सारे राज्य कवर कर लिए। अब बचते हैं आपके केवल यूनियन टेरिटरीज। तो अब जरा दिल्ली को देखोगे 3 राज्यसभा 7 लोकसभा। पुदुचेरी को देखें तो 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा। जम्मू कश्मीर को देखें तो 4 राज्यसभा और 5 लोकसभा। अदर यूनियन टेरिटरीज हैव ओनली सीट इन लोकसभा लेकिन 1 सीट ईच फॉर, मतलब कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज आपके हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, दादर नागर हवेली हो और आपका ये पुदुचेरी तो हमने काउंट ही कर लिया, इस तरीके से चंडीगढ़ वगैरह, तो यहाँ से आपको केवल 1-1 सीट मिलेगी। लक्षद्वीप भी है आपका, यहाँ पे 1-1 सीट लोकसभा मिलेगी, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में केवल दिल्ली, पुदुचेरी और कश्मीर, यहाँ से ही केवल मिलेगी, लेकिन लद्दाख से केवल लोकसभा की सीटें मिलती हैं। तो ये इमेज के माध्यम से मैंने आपको तैयार करा दिया कि कितना आसानी से आप भारत की पूरी बाहर की जो बाउंड्री है उसको कवर करिए, फिर अंदर के राज्यों को कवर करिए और आपका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आधारित प्रश्न होते हैं जो पूछा जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, पहला क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि कौन सा ऐसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। मैं यहाँ जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। तो लोकसभा निर्वाचन वाले तो लद्दाख की बात करेंगे, सबसे नंबर 1 पे आता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आएगा बाड़मेर राजस्थान में और तीसरा आएगा आपका कच्छ गुजरात में। तो ये क्षेत्रफल पे आधारित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जो क्रम वाइज सबसे बड़े होते हैं। 6 जनवरी 2022 से नई सीमा लागू होगी लोकसभा हेतु। तो 95 लाख व्यय सीमा कर दी गई है और विधानसभा के लिए 40 लाख व्यय सीमा। ये जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा तय की गई है कि अब जो नए तरीके से 6 जनवरी 2022 में किया गया, तो अब लोकसभा का चुनाव कौन सा आ रहा है दोस्तों, 2024 में आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी चुनाव होगा तो उसमें आप 95 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते हो। और ध्यान देना, ये पर कैंडिडेट के हिसाब से है, पूरे लोकसभा चुनाव का नहीं है। ये पर कैंडिडेट के हिसाब से है कि आप 95 लाख रुपए जो है कि खर्च कर सकते हो लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख रुपए। आगे देखते हैं, चुनाव की जो जमानत राशि होती है इसमें भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है कि अगर आप
लोकसभा चुनाव लड़ते हैं जनरल कैटेगरी से तो आपकी जमानत राशि है 25,000 रुपये होगी। यानी आपको 25,000 रुपये का एक डीडी बनवा के चेक जमा करना होगा कि आप चुनाव लड़ रहे हो। और अगर लोकसभा चुनाव के लिए SC ST कोई कैंडिडेट लड़ रहा है तो उसके लिए 12,500 रुपये की फीस रखी गई है। ध्यान देना, इस जनरल में आपका OBC वर्ग भी शामिल किया गया है। विधानसभा से अगर जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी चुनाव लड़ती है तो 10,000 रुपये की जमानत, विधानसभा के SC ST अगर कैंडिडेट लड़ते हैं तो 5,000 रुपये की जमानत राशि है, जो कि आपको क्या करना होता है, जमा करना होता है और ये राशि आपको वापस मिल जाती है। लेकिन अगर आपने वैध मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं किया तो ये पैसा जब्त हो जाता है बैंक में, ये पैसा फिर वापस आपको नहीं मिलता है। कहने का मतलब हो गया कि मान लो अगर कहीं पर 6 वोट पड़ते हैं और 6 में से अगर आपको 1 वोट भी नहीं मिला तो आपकी जमानत जब्त हो गई। इस प्रकार से मैं अगर कहूँ कि 60 वोट पड़ते हैं तो आपको 10 वोट तो मिलने ही चाहिए, अगर आपको नहीं मिले तो इसका मतलब आपकी जमानत जब्त हो गई। ये सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, जनसंख्या मान लो कहीं पे अगर 60 जनसंख्या है तो 10 जनसंख्या आपको जरूर पसंद करे। तो 60 लाख जनसंख्या है या 60,000 है तो 10,000 लोग तो आपको पसंद करें, 10,000 लोग तो आपको वोट दें, चाहे आप जीतो चाहे ना जीतो, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन आपको इतने तो वोट मिलने चाहिए, नहीं तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर वहीं पे लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था और तब से लेकर 21 फरवरी 1952 तक वो चला और टोटल सीटें थी जो 489 सीटों के लिए, 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। फिर यहाँ पे लोकसभा चुनाव का कार्यकाल भी पूछा गया था 2022 के यूपी PCS में कि चुनावी वर्ष, तो 11th नंबर की जो लोकसभा थी वो 1996 में चुनाव होता है, 7th नंबर की 1980 में होती है, 13 नंबर की 1999 में होती है, 9th नंबर की 1989 में और 17 नंबर की 2019 में। यानी जो 2019 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चुनाव जीता गया वो 17वीं लोकसभा थी। और अब कौन सी होगी, 18वीं लोकसभा होगी। ध्यान रखना कब होगी, 2024 में उसका चुनाव हो रहा है। ठीक है, अगर एक प्रश्न और पूछ लूँ मैं कि नरेंद्र मोदी जी कौन सी लोकसभा चुनाव में जो है कि जीत कर आए थे पहली बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तो हम कहेंगे 16वीं लोकसभा चुनाव, जो कब हुई थी 2014 में, और 17वीं कब हुई 2019 में, और 18वीं कब होगी 2024 में। क्लियर होगी इतनी बात। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपकी तैयार होती चलेंगी दोस्तों। PDF अच्छी लग रही हो तो आप परचेस भी कर सकते हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों। अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष को चयनित किया जाता है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो पद की शपथ नहीं लेता, सांसद के रूप में वो सदस्य के होने के नाते वो अपनी शपथ ऑलरेडी पहले ही ले चुका होता है। और उसके बाद जब उसे लोकसभा अध्यक्ष चयनित किया जाता है कि भाई आप लोकसभा के स्पीकर रहोगे, आप अध्यक्ष बनोगे, तो उसके लिए वो अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। और इसे हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना भी इसे देनी पड़ती है लिखित। यानी लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। और जितने भी सदस्य होते हैं 545, इनका जो बहुमत आएगा दोस्तों लगभग मान के चलिए 272 के आसपास, तो इतने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तभी आप लोकसभा स्पीकर को हटा सकते हो, नहीं तो नहीं हटा सकते। और यहाँ पर एक प्रश्न आता है प्रोटेम स्पीकर से संबंधित, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा से और इसके वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होता है। जैसे कोई नवनिर्वाचित लोकसभा गठित हुई और उस समय हमने परमानेंटली किसी स्पीकर का चयन नहीं किया, तो हम एक प्रोटेम स्पीकर चुन लेते हैं जो नवनिर्वाचित लोकसभा का एक वरिष्ठ सदस्य होता है और इसका जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है दोस्तों, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगले पॉइंट को कि आर्टिकल नंबर 101 के अकॉर्डिंग स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग करता है, यानी मत टाई हो जाता है जब दो विपक्षियों के बीच में, यानी कि सदन में जब किसी भी मुद्दे पर दो बराबर तरीके से मत पड़ जाते हैं, 20-20 मान लीजिए पड़ गए या 35-35 पड़ गए या 37 पड़ गए, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को विजयी करने के लिए वो किसी भी एक पक्ष की ओर से मत दे सकता है, टाई मत का प्रयोग करता है, कास्टिंग वोट भी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमारी बनी थी 15वीं लोकसभा में, जो कब से शुरू हुई थी? 2009 से शुरू हुई थी। ओम बिरला जी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं ओम बिरला जी, जो आपके 2019 से थे और राजस्थान के कोटा से ये सांसद के रूप में आए थे। लोकसभा के प्रथम जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा साहब थे। और लोकसभा सचिवालय पर स्पीकर का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? स्पीकर का। पहली लोकसभा में विपक्षी दल सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे बड़ा दल बना,
पहली लोकसभा में, जब पहली लोकसभा गठित हुई थी नेहरू जी के काल में, तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे बड़ा दल बना। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता भी प्रदान की गई और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। और सबसे पहले राम सुभग सिंह ये पहले व्यक्ति थे जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाते हैं। और इसीलिए जब मैं वरीयता वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 7वें नंबर में कैबिनेट मंत्री के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेता को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तो थी सारी जानकारी लोकसभा से संबंधित दोस्तों। अब जरा राज्यसभा से भी इन शॉर्ट हम लोग जानकारी को कवर करते हैं। जैसे वर्तमान में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 225 जो है कि राज्य विधानसभाओं से आते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। ध्यान देना ये राज्यों की बात है केवल। अगर मैं 225 में 8 ऐड कर दूं तो आपका 233, आपने सिंपली पढ़ा होगा कई बार कि 233 प्लस 12 पढ़ा था सर, तो इस 233 में आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों ही शामिल हैं। लेकिन मैंने क्या किया, उसको पूरा क्लियर कट किया कि 225 राज्य से आते हैं और 8 यूनियन टेरिटरी से, और फिर 12 राष्ट्रपति द्वारा। जो 8 यूनियन टेरिटरी से सीट आती है उसमें दिल्ली से आती है 3, जम्मू कश्मीर से 4 और पुद्दुचेरी से 1 आती है। तो ये हो गई आपकी 4, 3, 7 और 1, 8 सीटें। वहीं आर्टिकल 249 के अनुसार संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर विधि बना सकती है, बशर्ते राज्यसभा इसके लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। और विशेष बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इसे पारित होना आवश्यक है। तो आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाया जा सकता है संसद द्वारा, लेकिन इसके लिए राज्यसभा जब अधिकृत करेगी संसद को तभी बन सकता है। और राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करती है, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पर चर्चा करती है। अनुदान मांग का मतलब होता है दोस्तों, जो पैसे निकालने के लिए हम विनियोग विधेयक लेके आते हैं संचित निधि से, तो उस पर मतदान किया जाता है कि मतदान पास हो गया तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सामान्यतः इस पैसे का प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है लोक हित में, लोक कल्याणकारी हितों में, और सरकार आपकी बैठती है लोकसभा में, इसीलिए लोकसभा तो इस पर मतदान करेगा लेकिन राज्यसभा नहीं करेगा। हालांकि राज्यसभा बजट पर भी मतदान नहीं करता है, लेकिन इस पर केवल वो चर्चा कर सकता है। क्या कर सकता है? चर्चा कर सकता है। और यहाँ पर हम समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से होगा। दोनों सदनों द्वारा, इट मीन्स कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रासंगिकता है। वही बात है ना कि अगर आप अपने ऊपर से कोई संकट लेना चाह रहे हो, कोई खतरा मोल लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप कोशिश यही करोगे ना कि भाई सबसे सलाह मशवरा कर लिया जाए तभी हम संकट लेंगे। तो उद्घोषणा लगाने का मतलब ये कि आप संकट अपने ऊपर ला रहे हो, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की परमिशन जरूरी है, और जिसे 1 माह के भीतर आवश्यक होता है बहुमत से पारित कर देना। और राज्यसभा की एक एकांतिक शक्ति होती है दोस्तों, वो होती है आर्टिकल 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। इसमें लोकसभा की कोई योगदान नहीं होता। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में, पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। अब चलते हैं हम संसद के जो कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया होती है, इससे संबंधित कुछ नियम होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा होगा 23। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में दोनों सदनों के साथ को एक साथ अभिभाषण देता है। मतलब कि अगर मान लो 2019 में अगर मैं बात करूं, जब सरकार पहली बार चुन के आई थी, तो जो उसका पहला भाषण था उस समय लोकसभा और राज्यसभा के लिए इन्होंने संयुक्त वक्तव्य दिया राष्ट्रपति महोदय ने। फिर उसके बाद 2020 से प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र बैठता है फरवरी में, जिसको हम लोग बजट सत्र कहते हैं, उस समय भी लोकसभा और राज्यसभा के लिए संयुक्त रूप से अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति महोदय। आर्टिकल 85 के 1 के अकॉर्डिंग संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हालांकि ये वर्तमान में प्रैक्टिकली रूप से 6 माह का नहीं होता है, 3 से 2-2.5 महीने का होता है, क्योंकि हम हर 3 महीने पे जो है कि कोई ना कोई एक सत्र चला लेते हैं, चाहे वो बजट सत्र हो या फिर आप अगर देखोगे मानसून सत्र होता है या शीतकालीन सत्र होता है, इसकी बात होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि संसद के अधिकारियों में कौन शामिल होता है। तो भाई लोकसभा का सभापति, वो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति शामिल होता है, ये संसद के अधिकारी होते हैं। सभापति का मतलब होता है उपराष्ट्रपति, और लोकसभा का स्पीकर और उपाध्यक्ष होता है। संसद का सचिवालय यानी महासचिव। तो ये तीनों ही स्तर पे जो पद हैं, ये तीनों ही स्तर के संसद के अधिकारियों में शामिल होते हैं।
संसद विधानसभा की सदस्यता समाप्त होगी यदि वह सूचित किए बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई सांसद है या विधानसभा का मेंबर है और वो अपने सदन को सूचित किए बिना 60 दिन से ज़्यादा गायब हो जाता है 60 दिन तक, तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। पहला केस हुआ था सन 2000 में, राज्यसभा से अयोग्य हुए थे बरजिंदर सिंह सांसद जी, जो कि अनुच्छेद 101(4) और 190(4) के अनुसार सांसद और विधानसभा दोनों के लिए ही जो है कि ये माना जाता है। फिर यहाँ हम देखते हैं अगले पॉइंट पे कि मंत्री के विरुद्ध जो विशेषाधिकार होता है, ठीक है, मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तो ये माना जाता है कि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव आना चाहिए, क्योंकि इसने अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किया है। संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत कई पदों को लाभ के पद से छूट प्राप्त है। यानी संसद निरहरता निवारण जो अधिनियम है 1959, उसके तहत कई पदों को लाभ के पद से छूट प्राप्त है और इसमें अब तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है, 1993, 1999, 2000, 2006 और 2013। बात करेंगे कि लाभ के पद का निर्णय या निर्धारण कौन करेगा, तो आर्टिकल 102(1) के तहत संसद करेगा और 191(1) के तहत राज्य विधानसभा करेगी। ठीक है, ये तो हो गया मतलब कि सदन करेगा। और जबकि कोई व्यक्ति लाभ के पद के कारण निर्हर या अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय 103 के अकॉर्डिंग निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा और 192 के अकॉर्डिंग निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर बैठा है कि नहीं बैठा है। ये निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल करेंगे अपने अपने के लिए, केंद्र के लिए और राज्य के लिए। और अगर कोई पद लाभ का पद है कि नहीं है, इसके लिए आपके लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर मतलब राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। इसमें निर्वाचन आयोग की फिर कोई भूमिका नहीं आएगी। वहीं देखते हैं हम कि आर्टिकल 105 संसद के दोनों सदनों की सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 105 तो किससे संबंधित है, आपके संसद से संबंधित है। वैसे ही आर्टिकल 194 ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये राज्य विधानसभाओं से संबंधित हो जाएगा, स्टेट असेंबली से। वहाँ पर भी विधायकों की शक्तियों, विशेषाधिकारों, उन्मुक्ति निर्धारण वगैरह सारी चीज़ें की गई हैं। वहीं अगर हम देखें कि संसद के पास 2 विशेषाधिकार होते हैं, एक तो होते हैं सदन के स्तर पे, एक होते हैं सांसद के स्तर पे। सामूहिक विशेषाधिकार की बात करेंगे तो ये सदन के स्तर पे होते हैं, फिर चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। यानी पूरी की पूरी लोकसभा उस सामूहिक अधिकार का प्रयोग कर सकती है और पूरी राज्यसभा भी कर सकती है। लेकिन कहीं कहीं पे सांसदों के भी कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं जिसका प्रयोग वो करते हैं, बाकी सांसद करें चाहे ना करें। लेकिन यहाँ पे हम सामूहिक विशेषाधिकार की बात करेंगे जो सदन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, सदन से। तो बहस एवं कार्यवाही प्रकाशन रोकना, गुप्त बैठक करना, अपरिचित को बाहर रखना, चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता रखना, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन से संबंधित है। सदन की अवमानना हेतु दंड देना, संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगा देना कि वो सदन की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती। वहीं अगर आप देखोगे कि जबकि साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार है कि आप साक्षी के रूप में यानी गवाह के रूप में आपकी उपस्थिति जरूरी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहे तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार का प्रयोग करके आप कहीं पर भी कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में या कहीं पर भी आप व्यक्तिगत उपस्थिति से बच सकते हो। आर्टिकल 122 के अकॉर्डिंग न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किए जाने का प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही की कोई जांच नहीं हो सकती। आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकती है। यानी वो चाहे तो भारत का संघ हो सकता है, भारत का प्रदेश हो सकता है, यूनियन टेरिटरी, या फिर विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों और संपत्ति के लिए। मान लीजिए भारत की बहुत सारी संपत्तियां भारत के बाहर हैं तो वहाँ के लिए भी नियम बना सकती है संसद 245 के अकॉर्डिंग। या फिर कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके लिए भी नियम बना सकती है अगर वो भारत का नागरिक है। भारतीय मूल का मतलब नहीं होता है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसका परिवार भारत में रहता हो। ऐसी स्थिति में भारत उन नागरिकों के लिए भी नियम बना सकती है जो भारत से बाहर नौकरी कर रहे हैं केवल। वहीं संसद द्वारा राज्य सूची पर जब कानून बनाए जाते हैं तो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिन पर वो कानून बना सकता है, बहुत ही बार पूछा जाता है और एक ही जगह पे मैंने ये चारों पांचों आर्टिकल कंप्लीट कर दिए। जैसे आर्टिकल नंबर 249 का प्रयोग कब किया जाएगा, जब राष्ट्र हित पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि भाई राज्य सूची पर कानून बनना चाहिए क्योंकि राष्ट्र हित में जरूरी है। आर्टिकल 250 के तहत अगर आपातकाल की स्थिति है
तो भी राज्य सूची पर कानून बनाएगी संसद। और आर्टिकल 252 कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की अगर सहमति मिल जाती तो भी हम राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। और आर्टिकल 253 कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों को लागू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। अब जैसे नदी जल से संबंधित किसी भी कानून को बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार अपने राज्य सूची के तहत स्वतंत्र है, लेकिन बांग्लादेश से जितने भी समझौते किए गए, तिस्ता जल नदी समझौता है, जितने भी समझौते, उन समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची के नियम पर कानून कौन बना सकता है, यही बना सकती है। कौन? आपकी केंद्र सरकार यानी संसद। और आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग अवशिष्ट शक्तियों पर विधि संसद बनाती है। कौन बनाती है विधि? संसद बनाती है अवशिष्ट शक्तियों पर, क्योंकि इसकी न तो संघ सूची में वर्णित है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, इसलिए ये पूरा का पूरा संघ सरकार के पास है, यानी संसद इस पर बनाती है। अब बस हमारी क्लास खत्म होने वाली है दोस्तों, ये 3 टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास आपकी शाम तक आ जाएगी जिसका नाम रहेगा इंडियन ज्योग्राफी। और कल जो है कि मैं पीडीएफ की पूरी जानकारी दे दूंगा आपको। दोपहर तक आपको पीडीएफ बचे हुए सब्जेक्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनकी आप परचेस कर सकते हो और बहुत ही सस्ते प्राइस रखे गए इस बार और भी, और आप आराम से इसको परचेस कर सकते हो। बाकी और भी पीडीएफ लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है वीडियो के नीचे, वहाँ से आप परचेस करके प्रिंट आउट निकल के आप बार बार रिवीजन करोगे, जिससे आपका घटना चक्र पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर देखते हैं एक टर्म्स आती है दोस्तों सदन के अंतर्गत, येल्डिंग द फ्लोर। येल्डिंग द फ्लोर का मतलब होता है बैठ जाना। इट मीन्स कि स्पीकर के द्वारा एक सदस्य को रोककर दूसरे सदस्य को बोलने के लिए दिया जाता है समय। कहा जाता है ना कि भाई तुम बैठ जाओ, अब ये बोलेगा, अरे नेताजी आप बैठ जाइए, अब ये नेताजी बोलेंगे। तो इसका मतलब होता है येल्डिंग द फ्लोर। अब क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब क्या होता है? पक्ष का त्याग करना, यानी जिस दल से आप चुनकर आए थे उसका त्याग करके आप दूसरे दल में शामिल हो गए। मान लीजिए आप बीजेपी से चुनकर आए थे सदन में, बीजेपी के टिकट पर आपने चुनाव जीता और आप चले गए किस में? सपा में चले गए। अब यहाँ पे देखो दल बदल का नियम लगेगा नहीं लगेगा, हम ये दूसरी बात नहीं करेंगे, हम इस शब्द की बात कर रहे हैं। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है पक्ष का त्याग देना, वो इसी तरीके से होता है। और इंटरपेलेशन यानी कि इंटरपेलेशन अतः अंतर प्रदान, किसी सरकारी अधिकारी से नीति कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया होती है। मान लीजिए किसी सरकारी अधिकारी से हमने कोई काम के लिए कार्रवाई की या संसदीय प्रक्रिया मांगी, तो इसी को हम कहते हैं अंतर प्रदान। तो दोस्तों अब हम लोग आगे की क्लास जो है कि कल मिलेंगे आपसे, क्योंकि अब सारे नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो हमें बस रेगुलर क्लास करनी है, जिसमें 2 से 3 क्लासेस अब हम लोग बढ़ाएंगे। निशु मैम के द्वारा भी आज वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो भी कल से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को लेकर आगे चलेंगी, ताकि आपको एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मिलते रहें और आप इजीली जो है कि इसकी स्टडी कर सकोगे और कम समय में ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो सकेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ लेनी हो तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप परचेस कर सकते हो। डेमो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।